नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सब्सक्राइबर के अनुरोध पर आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम पर अपनी ये रिपोर्ट बनाई है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो सस्पेंस है वो मोदी सरकार को कैसे भारी पड़ रहा है और आखिरकार इस स्कीम पर इतनी बहस क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल किसी भी नीति को बदलने का मूल उद्देश्य होता है कि पूर्व में उसके क्रियान्वयन के दौरान पाई गई कमियों और रिक्तियों को कैसे भी भरा जा सके। इसी बीच इन दिनों एक नीति बहुत प्रचारित हो रही थी, वो थी पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ, पुरानी पेंशन योजना वापस अमल में लाई जाने की बात को सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, जबकि एक धड़ा इस पक्ष में है कि नई नीति को जस की तस ही रखा जाए। वहीं कुछ एक राज्य में इस बात पर यह घोषणा भी हो चुकी है कि वो केंद्र के नहीं अपने अनुरूप अपने राज्यों को उसी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे जिसकी मांग एक पक्ष कर रहा है। ऐसे में जनता इन दोनों के बीच में पिसा हुआ महसूस कर रही है। यह योजना निश्चित रूप से अधर में लटक रही है और वास्तव में जिस आम जन को इसका सीधा लाभ मिलता है वो भी उलझन और अस्पष्टता में घिरे हुए हैं। सरकारों में तो इसलिए टकराव है क्योंकि वो एक दूसरे के राजनीतिक और वैचारिक प्रतिद्वंदी हैं, पर इस रस्साकसी में जनता खुद को पिसा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि पेंशन देनदारियां केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। 2004 में निवेश और रिटर्न आधारित नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस शुरू की गई थी। यह योजना 1 अप्रैल 2004 से लागू है। एनपीएस की शुरुआत पर केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था, जबकि इस मुद्दे को अतीत में कई विरोधों को देखा गया है। हाल ही में ही राजस्थान के सीएम द्वारा ओपीएस की बहाली की घोषणा के बाद यह मुद्दा खासा गर्म हो गया है। दरअसल यह एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में सरकार के बराबर अंशदान के साथ करते हैं। इसके बाद निधियों को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय वे कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं जो कर मुक्त है और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है यानी कि टैक्स लगाता जाता है। इसके दो घटक हो सकते हैं, टियर 1 और 2। टियर 2 एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, और दूसरा इसके बिल्कुल उलट जिसमें कोई भी किसी भी समय पैसे की निकासी कर सकता है। यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में सरकार पर इस योजना के तहत अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा, ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद सरकार कह रही है। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रक्रिया में कई सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करते हुए इसी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की थी। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा। पिछले सप्ताह में जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। देश भर में ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया और पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने की मांग की। वित्त मंत्रालय ने पहले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक महासंघ के प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि परिवर्तन आर्थिक रूप से अस्थिर होंगे। ऐसे में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए एनपीएस का नियामक है। पीएफआरडीए की स्थापना 2013 में पीएफआरडीए अधिनियम के माध्यम से की गई थी ताकि पेंशन फंड की योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड विकसित करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच मुख्य अंतर क्या है, यह हम सबको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं।
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच मुख्य अंतर यह है कि एनपीएस कर्मचारियों के योगदान को उनके करियर की अवधि में बाजार की प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी में निवेश करता है। इस प्रकार एनपीएस रिटर्न के किसी भी आश्वासन के बिना बाजार से जुड़े रिटर्न उत्पन्न करता है, जो ओपीएस कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन पर मासिक पेंशन के आधार पर प्रदान किया जाता था। एनपीएस सेवानिवृत्त पर एक पेंशन फंड प्रदान करता है जो कि 60% कर मुक्त है, जबकि शेष को वार्षिक में निवेश करने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से कर योग्य है। ओपीएस से होने वाली आय पर कर नहीं लगता है। अंत में ओपीएस को सरकारों को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि एनपीएस का उद्देश्य उस आवश्यकता को कम करना था। ओपीएस के तहत मासिक भुगतान होता है जो अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होता है। जहां कांग्रेस की मात्र 2 सरकारें हैं जहां उनका मुख्यमंत्री है, तो वो उन राज्यों में इस पुरानी नीति को बहाल करने के लिए अपने अपने स्तर पर घोषणाएं और उनका क्रियान्वयन करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के यह तथ्य है कि आवश्यक बदलाव करने पर बल दिया जाएगा, पर सरकार वित्तीय बोझ बढ़ाने को बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वर्तमान वृद्ध लोगों के रूप में पेजी योजना को राजनीतिक दलों के लिए एक आकर्षक व्यवस्था मानी गई है। भले ही उन्होंने पेंशन किटी में योगदान न दिया, हालांकि यह योजना राज्य के वित्त के लिए टिकाऊ नहीं है और हमेशा राजकोषीय बोझ रही है। सवाल जस का तस अभी भी बना हुआ है कि इतनी मांगों को सरकार कैसे उन प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को निस्तारण के रास्ते पहुंचा पाएगी। आखिर कैसे सरकार इतने मुद्दों के बावजूद इसका एक हल निकाल पाएगी। मगर इन सब के बीच मोदी सरकार अगर इन मुद्दों का हल नहीं निकाल पाई तो अगले आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को अपने अगर विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देना है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में सरकार फंसी हुई है और सरकार से ज्यादा आम जनता फंसी हुई है। ऐसे में किसी भी सरकार का काम आम जनता की परेशानियों को हल करना होता है। तो देखा जाए तो मोदी सरकार को जनता की इस परेशानी का भी हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आगामी चुनाव में मोदी सरकार को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। खैर, आपने देखा कि इन दोनों योजनाओं में अंतर क्या है। हमने आपको दिखाया कि कैसे कब ये योजनाएं लागू हुई और इनको ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने में क्या परेशानियां आ रही हैं। अब आप इस पूरे वीडियो पर हमारे इस रिपोर्ट पर कमेंट जरूर करिएगा, इसे लाइक शेयर करिएगा अगर पसंद आए, और हमारे चैनल को ऐसे ही मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। अगर हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी मांग सरकार तक नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद।